ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। चैप्टर हमारा है इंडेक्स नंबर। नाउ दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर। नाउ एनी आइडिया अबाउट द इंडेक्स नंबर, एनीवन? कोई बता सकता है? चलो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। तो इन द इंडेक्स नंबर चैप्टर सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, देन उसके टाइप्स, तो ये प्राइस, ये सारा डिस्कस करेंगे। ये सारा थ्योरी पार्ट है। देन इश्यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, होप आज यहाँ तक हम कर लेंगे। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें सिंपल और वेटेड, ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आ गया। सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसमें कंज्यूमर, होलसेल, ये इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सेंसेक्स। देन उसके बाद में फिर लास्ट में थ्योरी हो रहा है सिग्निफिकेंस और द वेयर कैन वी गेट दिस इंडेक्स नंबर्स। तो इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर। इसमें से 50% थ्योरी एंड 50% न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल इसका बहुत ही ईजी सा होता है। और वैसे ओवरऑल चैप्टर, बिलीव मी, ये चैप्टर आपकी थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। मतलब इस चैप्टर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, इतना बड़ा रोल है चैप्टर का, कि आपके हमेशा ही काम आने वाला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। आगे आप फर्दर स्टडीज में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, और आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्स होता क्या है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। सो देखिए, बाय नेम इज क्लियर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स मतलब जैसे सपोज आप लोग आप जैसे आपकी नोट, जो आपकी बुक होती है उसका भी एक इंडेक्स होता है। आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी एक इंडेक्स पेज बनाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि इंडेक्स नंबर विच इंडिकेट्स, मतलब ये बाय नेम इज क्लियर, इंडेक्स मतलब जो इंडिकेट करता है। और यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर, तो वो इट मीन्स इंडेक्स नंबर इज टॉकिंग अबाउट द चेंजेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। मतलब बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर जो चेंज आता है उसको जो मेजर करता है वो क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब जैसे मैं आपको ब्रॉडली एग्जांपल दूं, कंट्री एज ए होल, जीडीपी का नाम सुना होगा आपने, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है ना, ये सारे क्या है, ऑल आर द इंडेक्स। आपने शेयर मार्केट में सुना होगा सेंसेक्स, और शेयर मार्केट का जो आपने देखा निफ्टी और सेंसेक्स, और ये भी सारे क्या है, इंडेक्स हैं। क्योंकि देखो जो जीडीपी है वो इंडिकेट करता है कि हमारा ईयरली जो जीडीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये बताता है कि अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वी आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जैसे इन्फ्लेशन हमारा क्वार्टरली आता है, वीकली आता है, मंथली आता है, तो उसे में पता लगता है इन्फ्लेशन का जो डेटा आता है उससे हम पढ़ेंगे भी आगे, इन्फ्लेशन हाउ टू कैलकुलेट, ये भी आगे हम पूरा पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन जो है वो भी एक क्या है, इंडेक्स है, जो क्वार्टरली आता है, मंथली आता है, वीकली आता है, और उसी में पता लगता है कि प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब ओवरऑल जो प्राइस है, जो हम कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं उनकी प्राइस डेली लाइफ में बढ़ रही है। अब रीज़न क्या नहीं है वो सब अलग बात है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे को इंडिकेट करता है कि प्राइसेस इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ऐसे ही जैसे सेंसेक्स, और आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि डेली बेसिस पे सेंसेक्स जो है वो कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। कभी कभी आपने न्यूज़पेपर की हेडिंग भी देखी होगी कि शेयर मार्केट में आया बूम या डाउनफॉल या ये वो। तो मतलब कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट के जो इंडेक्स है वो भी क्या बताते हैं, क्योंकि वो भी जो इंडिकेट करते हैं वो टॉप 50, टॉप 30 और टॉप 500 कंपनी जो होती है इंडिया की, उनका वो एवरेज होता है। तो बताता है कि अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारी टॉप कंपनीज ग्रो कर रही है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और आप डेली लाइफ में इंडेक्स नंबर जानते ही हो, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडेक्स क्या होता है, जो हमारे चेंजेस बताता है ऑफ द वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल का चेंज है हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है। हालांकि इसको हम आगे पूरे इसके सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट जो हमने देखा था लास्ट में वो पढ़ेंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो सेपरेट टॉपिक हम वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। बट अगर मैं बेसिक बात करूं तो अब एक हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे सपोज आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेली लाइफ में हम खरीदते ही हैं सब, यस और नो, खरीदते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। यस सर। अब अगर आप
कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, प्रमोशन एग्ज़ाम, और आप आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद में मार्केट में गए और अचानक जो कमोडिटीज आप खरीद रहे थे और उनकी प्राइस अचानक क्या हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो डाउन हो गया, बढ़ गई, कुछ भी हो गया, तो आप एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये कैसे हुआ। और आप घर आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि मैंने जब पहले खरीदा था तो ये था और अभी इतना ये चेंजेस कैसे आया। तो वो जो चेंजेस है ना, वो जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस आया, उसको जो मेजर करता है वही क्या है, इंडेक्स। वही इंडेक्स होता है बेसिकली, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी वेरिएबल्स में जो चेंज आता है। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर कंपनी, कंट्री एज ए होल, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल इकोनॉमिक्स में आप जानते हो कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो होती है वो सारी इकोनॉमिक वेरिएबल होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेसिक्स कि इंडेक्स नंबर by name is clear which indicates or indicate about the changes of variables। तो ये एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा हाँ, कौन क्या बोल रहा है? सर मेरा ये डाउट था कि क्या मतलब जैसे मैं कह सकती हूँ कि जितना जैसे 5 रुपए का चेंज आया तो इंडेक्स कंसीडर करा जाएगा? हाँ, मतलब उसका जो एवरेज इंडेक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, रिलेटेड ग्रुप ऑफ वेरिएबल, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ लेके उनका एवरेज निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर डेली लाइफ के अंदर 10 कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, 5 करते हैं, 3 करते हैं, और उन 5 3 के अंदर उन सब की प्राइस लेके उनको डिवाइड करके, आप आगे कैलकुलेशन तो हम आगे सीखेंगे, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो वो एक एवरेज हम क्या कर लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं। तो एवरेज चेंज होता है कि भाई एवरेज प्राइस कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई। एक एक कमोडिटी का नहीं निकलता, ये बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। तो बहुत सारे कमोडिटीज़ की प्राइस हो सकती है, बहुत सारी सेक्टर का प्रोडक्शन हो सकता है, उन सब का फिर एवरेज निकाल के और उसको फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए एक बार मीनिंग पढ़ लीजिए आप। इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल डिवाइस फॉर द यू नो मीनिंग चेंज इन द, सॉरी मेजरिंग होना चाहिए, मेजरिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। तो ये डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। और दूसरी डेफिनेशन, इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर द मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड। दोनों का मतलब सेम ही है। ओवरऑल आपको एक वन वर्ड याद रखना है इसकी डेफिनेशन में, और वो क्या रखना है, चेंज। क्या याद रखना है, चेंज रखना है। और चेंज किसमें, वेरिएबल्स, और वेरिएबल भी कौन से, विच आर रिलेटेड। आई होप ये क्लियर है क्या। बेसिकली इंडेक्स जो है वो इंडिकेट करता है चेंज। यस और नो? एक ही टाइप के ग्रुप्स के अपन कंसीडर करेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स भी कर सकते हैं? इसमें देखो लिखा हुआ रिलेटेड वेरिएबल्स, क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड वेरिएबल्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो वो जो रिलेटेड वेरिएबल्स है उन्हीं की बात करेंगे हम। तो इसलिए अगर मेजरमेंट यूनिट सबकी सेम ही होगी तभी हम मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। उसका भी एक तरीका होता है कि अलग मेजरमेंट यूनिट होगी तो उसको अलग तरीके से मेजर करते हैं, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। एक तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट होती है, वो तो डिफरेंट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं चेंजेस हम मेजर करेंगे तो डेफिनेटली वो जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा, तभी तो उसका कोई सेंस होगा। अदरवाइज तो डिफरेंट, बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट होगा तो फिर तो डजेंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये मीनिंग क्लियर है। मीनिंग में आपको बस एक वर्ड याद रखना है, चेंज या डिफरेंसेस। ये हमें बेसिकली इंडिकेट करता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। और नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, जैसे मैंने सारा एग्जाम्पल दे दिया, प्राइस, इनकम लेवल, सप्लाई ऑफ मनी। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, तो वो सब भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आई होप मीनिंग एंड एग्जाम्पल क्लियर है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। अब आगे चलते हैं बच्चे, देखो इसी डेफिनेशन को और प्रॉपर समझने के लिए आप इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है ना इसके, ये पढ़ेंगे तो आपको और से समझ में आ जाएगा। देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब करेक्टरिस्टिक्स से आपको ये इंडेक्स नंबर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला इंडेक्स नंबर का करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये किस में आएगा, बेसिकली किस में होगा, ये परसेंटेज में होगा। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है।
क्या होगा? परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, मतलब आंसर परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है चेंज। तो मतलब ये चेंज ही होता है, चेंज परसेंटेज मतलब चेंज का ही निकलता है। तो इस तरीके से परसेंटेज में आएगा, ये का हमें ध्यान रखना है। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर आर कंपैरेटिवली मेजरिंग द ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड दे कंपेयर चेंजेस टेकिंग द प्लेस ओवर टाइम बिटवीन द। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपैरेटिव। इंडेक्स नंबर आर द कंपैरेटिव मेजरमेंट। क्या है इसे? मेजरमेंट। तो ये कंपैरिजन में काम आता है बेसिकली। देन उसके बाद में फिर इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। वाई? कि इंडेक्स नंबर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज क्यों होता है? तो देखिए ये बाकी एवरेज से अलग होता है। जैसे आपने अभी तक आपने 3 एवरेज पढ़े, आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, आपने पढ़ा मीडियन, आपने पढ़ा मोड। उन सबसे अलग है ये। कैसे? क्योंकि ये किस में आता है? परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। वो बाकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है। बाकी जैसे आपने मीन मीडियन मोड में पढ़ा तो उसके अंदर जो आंसर आता है वो एब्सोल्यूट आता है, और ये क्या होता है? रिलेटिव। तो आप में से क्लास में कोई बच्चा बता सकता है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट आंसर होता है और एक रिलेटिव आंसर होता है, रिलेटिव मेजर होता है और एक एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क होता है कि एब्सोल्यूट में जो आंसर आता है वो ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ यूनिट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेटा लिया रुपीज में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। आपने डेटा लिया हाइट में मतलब सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में। इसका मतलब वो क्या है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट है जिसका आंसर जो यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हो वही आपके आंसर में रहेगी। रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है? आप उसको परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परसेंटेज और रेशियो में। तो इसका मतलब अब वो क्या हो गया? उसका जो ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ यूनिट है वो चेंज हो गया, और अब आप चाहे तो उसको किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास 2 डेटा था, एक डेटा मान लो सेंटीमीटर में था और एक सपोज केजी में था। अब अगर आपका उनका एब्सोल्यूट मेजरमेंट निकालते तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि एक सेंटीमीटर में एक केजी में, तो दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर हमने उसका रिलेटिव निकाल लिया, मतलब उसका परसेंटेज और रेशियो निकाल लिया दोनों का, तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों की परसेंटेज आ गई तो दोनों की परसेंटेज में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। आई होप सबको समझ में आ गया कि रिलेटिव मेजर्स और एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? अब मीन मीडियन मोड ये सारे क्या होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, और ये एक रिलेटिव मेजर होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, बिकॉज ये क्या होता है? रिलेटिव मेजर। देखो लिखा हुआ भी है इसमें कि लाइक मीन मीडियन मोड कैन यूज कंपेयर ओनली दिस सीरीज विच आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। जबकि ये क्या करता है? डिफरेंट यूनिट्स को भी कंपैरिजन कर सकता है, बिकॉज ये रिलेटिव मेजर्स है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऊपर कि ये लिखा हुआ है, देखो रिलेटिव चेंजेस। यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेटिव चेंजेस होता है, परसेंटेज आने का मतलब वो रिलेटिव चेंजेस हो गया, रिलेटिव मेजर्स कर लेता है। आई होप ये 3 पॉइंट समझ में आ गए क्या? जी सर। ना उसके बाद देखिए 4 देखिए कि द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इज यूटिलाइज इन मेजरिंग द चेंजेस मैग्नीट्यूड विच आर नॉट कैपेबल ऑफ द डायरेक्ट मेजरमेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स करेक्टर। तो हमें ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स करेक्टर। तो आपको कीवर्ड इसमें क्या ध्यान रखना? कॉम्प्लेक्स करेक्टर। मतलब कोई भी डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर को। तो इंडेक्स नंबर जो यूज होता है वो यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा, वो द लार्ज डेटा के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री का जीडीपी ये एक इंडेक्स है। अब पूरी कंट्री का जीडीपी आपको पता है कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और तीनों के अंदर कितनी सारा कमोडिटीज होती है, कितने सारे प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब आप हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। तो उसको भी हम क्या कर देते हैं? उन सब का एवरेज निकालने एक डेटा लेके आ जाते हैं, दैट इज जीडीपी। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सबका एवरेज निकाल के हमने जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया। एक डेटा में से हम बता सकते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वहाँ का प्रोडक्शन जो इंडिया में है वो सब कमोडिटीज़ का या सब एवरेज बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स डेटा उसको सिंप्लीफाई कर देता है, और एक जहाँ डायरेक्ट
कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है या डायरेक्ट जो मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करके एवरेज निकाल के, जैसे डायरेक्ट का मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो उनमें डायरेक्ट मतलब वो एब्सोल्यूट में है और उनको डायरेक्ट हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उनका, तो उन सब का हम एवरेज परसेंटेज निकाल के और उनका इंडेक्स निकाल के और हम क्या कर सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कीवर्ड्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं वो देखिए। 4 कीवर्ड्स आपको इसके याद रखने हैं। मैं तो कहता हूँ कि 4 वर्ड याद रखने और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सबसे पहला परसेंटेज, सेकंड कंपैरेटिव मेजरमेंट, थर्ड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज और फोर्थ क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो ये 4 वर्ड्स याद करके आप पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। ना अब बच्चे, अब और देखो, अब इन दोनों पॉइंट, दोनों टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो मैं सपोज आपके पास एक एग्जांपल लिखूं कि अगर मैं बताता हूं कि सपोज आपके पास एक आंसर, मान लो आपके पास एक आंसर आया 500, ये आंसर आ गया। सपोज हम जब इंडेक्स निकालेंगे तो ये आंसर आएगा 500 इंडेक्स का, कुछ भी आंसर आ सकता है, मैंने इसे ले लिया 500। व्हाट डू मीन बाय 500? इस 500 का क्या मतलब है? अगर आप इसका आंसर दे दोगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज इंडेक्स। मैंने कहा कि इंडेक्स इज 500, व्हाट डू मीन बाय इट? भाई ये जो 500 जो आंसर आया है, पहले तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, कि जो चेंजेस और मेजर्स, इट इज ए स्टैटिकल डिवाइस जो क्या करता है, मेजरिंग करता है चेंजेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल्स। तो ये हमें पता होता है मीनिंग। अब उसके बाद आपको इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये क्या होता है, परसेंटेज में होता है। एक तो ये डेटा परसेंटेज में, मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं आएगा यहाँ परसेंटेज, तो ये परसेंटेज में है, लिखा हुआ नहीं है, बट हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसलिए तो पढ़े कि ये परसेंटेज में होता है। ये स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है, हमने पढ़ा है कि स्पेशलाइज्ड मतलब ये रिलेटिव मेजर्स है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल का एक एवरेज है, ठीक है। ये कंपैरिजन में पॉसिबल होगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये परसेंटेज में, मतलब इसको 100 से कंपेयर करेंगे हम, तो ये 100 से कितना बड़ा, 5 टाइम। 5 टाइम हमारी क्या हो गई, प्राइस बढ़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 हमेशा का बेस रहेगा, कि हम इसको जब एनालिसिस करेंगे तो परसेंटेज में होता है, तो 100 के हिसाब से अगर उससे जितना ज़्यादा आंसर आएगा इसका मतलब प्राइस बढ़ी है, और उससे कम आंसर आएगा तो प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। इज इट क्लियर? जैसे प्राइस इंडेक्स है तो प्राइस की बात करेंगे, जैसे कोई प्रोडक्शन इंडेक्स है या कुछ भी है, कुछ भी इंडेक्स, किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स हो, अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब वहाँ चेंज इंक्रीज हो रहा है, और कम आ रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितना भी टाइम्स हो रहा है उतना उस हिसाब से हम लगा लेंगे। तो आई होप ये जो भी इसका आंसर आएगा उसके अंदर आपको ये जो मीनिंग है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये पता होगा, तो ये आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जी सर। तो इसलिए मैंने इतना पढ़ा है। मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स पे और मीनिंग पे, क्योंकि देखो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लेते हैं, बट उनको ये पता ही नहीं कि व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, या वो क्या, व्हाट अबाउट इट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट इन रियल लाइफ, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्या बेसिकली थ्योरी का ज़्यादा टॉपिक है और 50-50 है, बट ये रियल लाइफ में जो काम आएगा वो आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स नंबर होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इसका जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, जब तक इसका पढ़ने का कोई सेंस है नहीं। तो आई होप आपको समझ में अभी 2 चीज़ें आ गई कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर? नाउ अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब टॉपिक आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, देखिए फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है कि ब्रॉडली हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो अब आपको और क्लियर, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना बच्चे, आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक
बहुत क्लियर होता चला जाएगा। और लास्ट में जैसे एंड के बाद आप देखना को पता लग जाएगा कि कितना रियल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। तो देखिए टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में 3 तरह के होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स जो है इसका मतलब जो प्राइस के चेंजेस को मेजर करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने, मेजर्स जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस। तो प्राइस इंडेक्स मतलब विच चेंजेस द मेजर्स ऑफ द जनरल प्राइस लेवल या प्राइसेस का जो चेंज होता है उसको मेजर करता है। क्वांटिटी इंडेक्स देखो यहाँ लिखा हुआ नीचे कि क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, तो क्वांटिटी इंडेक्स से बेसिकली वो क्या मेजर करेगा, क्वांटिटी के चेंजेस को मेजर करेगा। वेरी सिंपल, देखिए मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती है उसके वॉल्यूम को, उसके चेंजेस को, उसको मेजर करेगा, तो क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स होगा। और जो वैल्यू इंडेक्स है वो क्या होगा, मेजरिंग द चेंजेस इन द टोटल वर्थ ड्यूरिंग द सम पीरियड ऑफ लाइक सेल्स प्रॉफिट। तो मतलब वैल्यू इंडेक्स में हम क्या बात करते हैं, सेल्स प्रॉफिट और वैल्यू की बात करते हैं। बेसिकली वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में हम बात करते हैं, तो ये इसको मेजर करता है। तो ये 3 टाइप होते हैं। अब इनके अंदर भी फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है कि जो प्राइस इंडेक्स है उसमें एक तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे और एक रिटेल प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, होलसेल और रिटेल प्राइस इंडेक्स, जो आगे डिटेल में पूरा इनका एक शॉर्ट नोट्स में आगे पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से। देन उसके बाद में फिर क्वांटिटी इंडेक्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स और एग्रीकल्चर, ये हमारे सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ब्रीफ में इनको बारे में आगे पढ़ेंगे। बाकी डिटेल में हमारे सिलेबस में केवल होलसेल और रिटेल प्राइस इंडेक्स है, और वॉल्यूम तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बट एक समझने के लिए हमने बता दिया, वॉल्यूम हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट मैंने फ्लो चार्ट आपके सामने रख दिया कि द कंप्लीट इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। और जो प्राइस है वो फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स एंड द क्वांटिटी अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, और जो वैल्यू इंडेक्स है उसमें लाइक प्रॉफिट, सेल्स और वो सारा हो सकता है। तो आई होप ये फ्लो चार्ट क्लियर है। बाकी देखो इनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे ही, जो हमारे सिलेबस में इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बट एक आपको पता लगे कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो ब्रॉडली जो कैलकुलेट होता है वो प्राइस का हो सकता है, क्वांटिटी का हो सकता है और वैल्यू का हो सकता है। ये क्लियर हो गया। जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से कि सर जो ये होगा तो किसका होगा या कितने वेरिएबल का होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपका आया था। तो अब आप आई होप वो क्लियर हो गया होगा आपको, तो यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद आगे चले, अब फ्लो चार्ट क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, दैट इज आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है, ये बेसिकली एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसका, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरी का। तो प्रॉब्लम्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, मतलब जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन दोनों चीजों से, दोनों नेम से आ सकता है। प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऐसे भी आ सकता है, और प्रिकॉशंस भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो भी हमारा आ सकता है, और यह प्रॉब्लम के नाम से भी आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए सबसे पहली प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, हमें इंडेक्स नंबर का पर्पज पता होना चाहिए। मतलब कोई भी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी भी वेरिएबल का आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पज क्या है। पर्पज मतलब आप वो क्यों कर रहे हैं। तो जैसे सपोज आप, जैसे मैं प्राइस की बात करूं, अभी आपने देखा टाइप पढ़ा आपने कि प्राइस इंडेक्स के 2 टाइप होते हैं, रिटेल और होलसेल। तो आप अगर मान लो रिटेल प्राइस, कौन सा प्राइस इंडेक्स आपको करना है, आप कौन सा कैलकुलेट करना है, आपको होलसेल या रिटेल, क्योंकि आपको आगे में पढ़ेंगे, आपको पता है कि रिटेल जो प्राइस इंडेक्स होता है वो बेसिकली कंज्यूमर की जो प्राइसेस होती है और कंज्यूमर पे जो इम्पैक्ट आता है उसकी स्टडी करता है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर की स्टडी करता है। होलसेल जो होता है वो एक
एज ए होल स्टडी करता है चेंज इन प्राइसेस। तो पहले आपकी पर्पज़ क्या है, आपको कौन सा स्टडी करनी है, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को स्टडी करनी है तो आप रिटेल में जाएंगे, और आपको कंट्री एज ए होल अगर सपोज आपको प्राइसेस चेंजेस मालूम करनी है तो आपको होलसेल पे जाना है, ठीक है। और या मैं ब्रॉडली कहूँ कि इंडेक्स नंबर 3 तरह के होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और इंडेक्स। तो आप अब देखोगे कि अगर प्राइस और क्वांटिटी, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी प्राइस से रिलेटेड है या फिर वो क्वांटिटी से रिलेटेड है या वैल्यू से रिलेटेड है। तो जहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, कौन सा सूट आपको सूटेबल है उसके हिसाब से आप अपना इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं होगा, डजेंट मेक सेंस। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है बच्चे कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडजेक्टिव और पर्पज ऑफ द स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ द पर्पज इज टू मेजरिंग द जनरल प्राइस लेवल देन होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, और द ऑब्जेक्ट इज टू मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो उसके बाद में मतलब एक प्राइस इंडेक्स ले लिया, क्वांटिटी तो आपको प्रोडक्शन का मालूम करना है या प्राइस का, तो उस हिसाब से आपको पर्टिकुलर इंडेक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या आपको? बताइए। सर हाँ जी, हम इसको एज अ कंज्यूमर और एज अ या फिर प्रोड्यूसर किस वे में मतलब देख रहे हैं? हाँ, मतलब नहीं, आप जो स्टडी कर रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप हमारे सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है कि यू वांट टू नो द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री, या यू वांट टू द लेवल ऑफ प्राइस इन द कंट्री, चेंजेस ऑफ प्राइस ऑफ द कंट्री। तो आप पहले आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वही इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस के चेंजेस को मेजर करना चाहते हैं तो आप प्राइस इंडेक्स में होलसेल प्राइस, और उसमें भी प्राइस इंडेक्स में भी सपोज आप कंट्री एज ए होल करना चाहते हो तो ठीक है वो होलसेल आ जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर कंज्यूमर ऑफ ग्रुप की स्टडी करना चाहते हो प्राइसेस के लिए तो वो फिर आपको रिटेल आएगा। तो इस तरीके से आपका जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, देन वो जाके आपके लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। माइक्रो मैक्रो जैसा हो गया ऐसा? अरे अगर भैया, हम मैक्रो कर रहे हैं तो आप लोग ये समझो ना कि आप क्या स्टडी करना चाहते हो। सपोज आपको क्या स्टडी करना है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टाइप सेलेक्ट करना है। अब आपको स्टडी करना है तो आपको क्या स्टडी करना है, जैसे मान लो आपको अपनी लोकेलिटी के बारे में मालूम करना है कि प्राइस में चेंज हो रहा है और हमारी जो लोकेलिटी उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, या पर्टिकुलर कंज्यूमर क्लास। तो फिर बताओ आप कौन सा इंडेक्स तैयार करोगे, कौन सा कैलकुलेट करोगे, बताओ। हैं? रिटेल, बिल्कुल क्लियर। और अगर आपको कंट्री एज ए होल प्राइस मालूम करनी है तो फिर कौन सा करोगे, होलसेल। और अगर सपोज आपको प्राइस ना लेके आपको प्रोडक्शन के बारे में डेटा कैलकुलेट करना है तो फिर कौन सा करोगे, रिटेल। अब अगर छोटे नहीं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्राइस की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। या तो इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर, या वो डिपेंड करता है कि वो भी फिर पहले तो प्रोडक्शन इंडेक्स करोगे, फिर प्रोडक्शन में अगर आपको, अब उसमें भी फिर आपके पास चॉइस है कि आपको एग्रीकल्चर का करना है कि इंडस्ट्री का करना है। अब समझ में आ गया? तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्या करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स आपको सेलेक्ट करना है और वो उसको कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है क्या? अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्लियर नहीं है और आप ऐसे इंडेक्स बना लोगे तो उसका कोई सेंस है क्या? नहीं है। बाकी सबको समझ में आ गया? नाउ उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। अब अच्छे इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। कुछ आइडिया है किसी को? भाई जैसे आप एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि जो अभी जो ईयर चल रहा है 2023, तो ये क्या है, करंट ईयर। करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है वो करंट ईयर है। और बेस ईयर क्या होता है, इससे पहले कोई भी ईयर हो सकता है, वो सारा क्या होगा, बेस ईयर होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है करंट ईयर और बेस ईयर का मीनिंग लिखा हुआ है बच्चे। तो देखो करंट ईयर क्या हुआ, पढ़िए आप। करंट ईयर इज द ईयर ऑफ विच इंडेक्स नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड। तो जिसका कैलकुलेट करना है, मतलब जो अभी ईयर चल रहा है प्रेजेंट उसका आप कैलकुलेट कर रहे हो वो। और द बेस ईयर जो है वो क्या है, रेफरेंस ईयर होता है। क्या होता है, रेफरेंस ईयर। तो वो रेफरेंस जो ईयर होता है वो इससे पहले कोई भी ईयर हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम से समझाया 2023 हमारा करंट ईयर होगा और उससे पहले कोई भी ईयर क्या होगा, बेस ईयर होगा, जो जो हम सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस ईयर।
अब जो बेस ईयर होता है ना, उसका सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो बेस ईयर होता है वो कैसे डिसाइड होता है। तो ये तो पता लग गया हमारे को कि बेस ईयर मतलब एनी ईयर जो कि करंट ईयर से पहले का हो। यस और नो? यस सर। अब उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा? तो देखो नॉर्मली तो क्या होता है, इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बेस ईयर। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी कि ये ईयर बेस ईयर होगा, ठीक है। बट वो जो गवर्नमेंट भी इसको डिक्लेयर करती है तो कैसे करती है, उसके व्हाट आर द क्राइटेरिया, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस ईयर। तो एक बेस ईयर जो है वो कैसा, उसके क्या एक अच्छे बेस ईयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट बेस ईयर या आपको अपना खुद का बेस ईयर लेना है तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान में रखना है। इट शुड बी ए ईयर नॉट शोइंग द वाइड फ्लक्चुएशन, ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप वो ईयर लोगे या गवर्नमेंट वो ईयर डिसाइड करेगी जिसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुए हैं अब तक, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए। जैसे कोरोना का लॉकडाउन वाला ले लोगे तो वो कभी बेस ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन में अचानक बहुत सारा फ्लक्चुएशंस आया था। तो मतलब इकोनॉमिकली वो ईयर क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें कोई बड़े फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, तो वो ईयर आप लोगे। सेकेंड जो पॉइंट है, इट शुड बी द ईयर विच रिलायबल स्टैटिस्टिक्स डेटा आर अवेलेबल। मतलब वो ईयर आप सेलेक्ट करोगे जिसका डेटा प्रॉपर अवेलेबल हो और रिलायबल हो, तो वो ईयर हमारा बेस ईयर हो सकता है। मैं आपने ऐसा कोई ईयर ले लिया जिसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, पूरा नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉपर स्टडी में हेल्प नहीं करेगा। देन उसके बाद में इट शुड बी ए ईयर टू फार पीरियड ऑफ द स्टडी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप 23 की बात कर रहे हो और आपने 1951 बेस ईयर ले लिया। डजंट मेक सेंस। आज के टाइम में तो आप देखते हो कि 1 ईयर में कितना चेंज आ जाता है। तो ज़्यादा पुराना ईयर लेके और उसको करंट ईयर से आप कंपैरिजन करोगे तो उसका कोई ज़्यादा वो कंपैरिजन करना एक तरीके से क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा या यूज़फुल नहीं है, बिकॉज वो बहुत पुराने ईयर्स का लेके और आज में आप बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो आप ईयर ऐसा लो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही क्लोज ले लिया आपने। 2003 के लिए 2023 के लिए 2022 भी ले लोगे तो भी कोई ज़्यादा रिलायबल नहीं है और ज़्यादा पुराना भी नहीं लिख सकते। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ईयर लेना है जो ना टू फार हम कहें कि ओल्ड और ना वो क्लोज हो, ठीक है। देन उसके बाद में इट शुड बी नाइदर वेरी लॉन्ग और नो वेरी शॉर्ट, नॉट द वेरी शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो ईयर है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, भाई ईयर का मतलब 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स का ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कम मंथ का ईयर ले लिया, बहुत ज़्यादा मंथ का ईयर काउंट कर रहे हो। तो मतलब कुल मिला के हमारे को ईयर जो है वो एक 12 मंथ्स का जो ईयर होता है वो ही लेना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा हमारे को ईयर्स मंथ्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें 4 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या रखना है, बेस ईयर जो है वो ईयर हो जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम हो। सेकंड, जिसका डेटा अवेलेबल हो। थर्ड, जो नॉट टू फार क्या होगा, कि द ईयर टू फार फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ना टू क्लोज होना चाहिए ना टू फार होना चाहिए। और जो उसकी ड्यूरेशन है वो क्या होनी चाहिए, 12 मंथ्स, 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक की होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि जनरली इट इज़ नॉट मोर देन ए ईयर एंड नॉट लेस देन द ए मंथ लिखा हुआ, बट ए मंथ का तो कोई मतलब नहीं है। 6 मंथ से लेके 12 मंथ का उसका ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, उसका पीरियड क्या होना चाहिए, और उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और उसका फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद आपको अपना बेस ईयर सेलेक्ट करना है, और गवर्नमेंट भी यही ध्यान में रख के करती है। और वो सिलेक्शन होगा तो आपका बेस्ट जो होगा वो बेस्ट बेस ईयर होगा। अब बताइए आपके डाउट्स, बोलिए कोई डाउट इसमें, हाउ टू सेलेक्ट द बेस ईयर, क्लियर है? जी सर। तो अब आपको पता लग गया। देखो टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था सेकंड हमें क्या प्रिकॉशंस या क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर की। बेस ईयर सेलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी टास्क होती है। अगर आपने प्रॉपर बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट किया तो वो आपका क्या होगा, यूजफुल होगा, रिलायबल होगा। जैसे अपने आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करके फिर आपने पर्टिकुलर इंडेक्स सेलेक्ट किया तो वो सही होगा। वैसे ही आपने बेस ईयर अच्छे से सेलेक्ट कर लिया तो भी फिर आपका इंडेक्स नंबर अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपका इंडेक्स नंबर जो होगा वो एक प्रॉपर चेंजेस को मेजर नहीं करेगा, वो एक बाइस्ड हो सकता है,
वो उसका जो स्टडी वो लिमिटेड हो सकती है, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। बेसियर सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, वैसे ही कमोडिटी सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आइटम और कमोडिटी का मतलब सबसे पहला कि रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी जो कमोडिटी है वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपने कोई ऐसी कमोडिटी ले ली जिसको कोई जानता ही नहीं हो, मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं होती है, या वो कंट्री एज ए होल उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मतलब जो ऐसी कमोडिटीज़ आपको लेनी है जिसकी प्रजेंस कंट्री एज ए होल हो और वो बाकी सबको रिप्रेजेंट करे। देन उसके बाद में फिर आता है टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी सेलेक्टेड। ये तो बिल्कुल क्लियर है, नाइदर टू स्मॉल और लार्ज, मतलब जो भी आप, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी कमोडिटीज़ होती है, आप देखो ऑल ओवर द कंट्री ऐसे होल हम बात करें तो हम क्या पता कितनी सारी कमोडिटी कंज्यूम यूज करते हैं। अब उन सब का कंट्री एज ए होल, तो जैसे मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वहाँ अलग है, साउथ में अलग है, बहुत सारी कमोडिटीज हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी वो करते हैं, हम नहीं करते, वो नहीं करते, बट कुछ तो कॉमन है, तो वैसे लोगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगी। फिर आप उसमें से भी बहुत सारी कमोडिटीज है तो सारी तो आप ले नहीं सकते, तो उसमें से आपको ना टू लार्ज ना टू स्मॉल, ना तो बहुत ही कम लेनी है ना ज़्यादा, मतलब इस तरीके से लेना, जैसे अपने वो सैम्पलिंग मेथड पढ़ा था ना, इसकी सैंपल में जब सैंपल लेते हैं तो ना टू ना लार्ज होना चाहिए ना शॉर्ट होना चाहिए, इसका मतलब एक एवरेज होना चाहिए। तो क्योंकि देखो अगर आप बहुत सारी कमोडिटी ले लोगे तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और बहुत ही सेलेक्टेड ली तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ कमोडिटीज़ भी एक अप्रोप्रिएट लेनी है। देन उसके बाद में शुड बी स्टैंडर्डाइज और इजीली डिस्क्राइब, मतलब देखो रिप्रेजेंटेशन तो किस पे डिपेंड करता है, आपके सिलेक्शन पे, कि आपका सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी अगर प्रॉपर होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगी। और ये डिस्क्राइब वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड कमोडिटी होनी चाहिए, मतलब जो वेल रिकग्नाइज्ड, वेल कंज्यूम्ड और कंट्री एज ए होल। तो ये दो चीज़ें अगर प्रॉपर होगी ना, कौन सा, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ और स्टैंडर्डाइज, तो रिप्रेजेंटेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एंड देन आपको फिर कमोडिटीज़ सेलेक्ट करना है। इज इट क्लियर? अगर आपको क्वांटिटी इंडेक्स लेना है तो फिर प्राइस डिस्कस करने की, बट अगर मान लो आपको प्राइस इंडेक्स डिस्कस करना है तो फिर हम आगे जाएंगे। तो प्राइस डिसाइड करेंगे तो क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद में प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो फिर किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि आपको पता है मार्केट में बहुत सारी प्राइस अवेलेबल होती है, जैसे रिटेल प्राइस आपने देखी, होलसेल प्राइस देखी, कंट्रोल मार्केट, बहुत सारी प्राइसेस अवेलेबल होती है। तो अब कौन सी प्राइस लें तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ब्रॉडली द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, जो प्रॉब्लम वेदर द अडेप्ट द रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, कौन सी प्राइस लें, तो ये चॉइस जो है वो डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ स्टडी, जो हम पहले से डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको बहुत डिटेल में, तो वही टॉपिक है, बस उसमें आपको प्राइस भी, जैसे आपने उसमें मेथड सेलेक्ट करोगे, आगे मेथड का भी आएगा, प्राइस का आ गया, तो वैसे ही वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिस्कस करनी है। कि आप पर्टिकुलर कंज्यूमर ऑफ ग्रुप पे इंपैक्ट मालूम करना चाहते हैं तो फिर रिटेल प्राइस ही लेंगे। तो इस तरीके से प्राइस का सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारी प्राइस होती है। तो आई होप आपको आज ये पॉइंट, चॉइस ऑफ द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, इंडेक्स नंबर। आप देखिए बच्चे, हाँ। थोड़ा सा अगर हम आगे चले तो जो मेथड वाला पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये इतने सारे मेथड्स होते हैं, मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको ताकि वो पॉइंट समझ में आए। देखिए मेजरली इसमें दो मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स और एक वेटेड। फिर सिंपल में भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव। ऐसे ही वेटेड में भी क्या होते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अब यहाँ हम देख कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ द मेथड, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ। तो पहले आप बता दो कि देर आर वेरियस मेथड्स लाइक सिंपल एवरेज और रिलेटिव फर्दर क्लासिफाइड, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नाउ अब आपको बताना है कि फिर नेक्स्ट में बताना है कि नो सिंगल फार्मूला, भाई एक कोई फार्मूला इसमें क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है और प्रॉपर नहीं होता है। तो फिर वो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना, ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। और ये अभी आपको आगे डिटेल में जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर मेथड का अपना अलग अलग उसका एक इम्प्रूवमेंट हम कह सकते हैं, एक मेथड से दूसरे मेथड का इम्प्रूवमेंट है, और
एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है। तो वो आपको जब हम डिटेल में मेथड्स पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। आज ही हम डिस्कस करेंगे मेथड्स का फॉर्मूला बनाना एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसलिए आपको इसमें 2 पॉइंट बताने कि पहले पॉइंट में आपको बताना है कि देयर आर वेरियस मेथड्स। नाउ सेकंड में बताना है कि नो सिंगल फॉर्मूला कैन बी सेड टू बी अप्रोप्रिएट और दिस डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्लियर? नाउ उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेटा। तो देखिए आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, चैप्टर सेकंड था हमारा कलेक्शंस ऑफ डेटा, और उसी के बाद हमने कलेक्शंस ऑफ डेटा में पढ़ा था सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है कि उस टाइम में मैंने पढ़ा भी था कि द प्रिकॉशंस यूज वाइल द यूजिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगर आपको याद हो तो कि सेकेंडरी डेटा हम यूज़ करते हैं तो हमारे को बहुत सारी प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी पड़ती है। रीज़न क्योंकि वो जो डेटा कलेक्ट होता है वो कोई और पर्सन कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। तो इस तरीके से अब अगर आप कोई इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिलेक्शन द सोर्सेज ऑफ डेटा। अब ये जो पॉइंट है तो डेटा मतलब अब इसका मतलब ये जो सोर्सेज ऑफ डेटा अपने आप में क्लियर है कि सोर्सेज ऑफ डेटा कहाँ काम आएगा, सेकेंडरी डेटा अंडरस्टूड है। प्राइमरी डेटा में तो आप खुद कलेक्ट करेंगे तो वहाँ तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा की। और जब सेकेंडरी डेटा की बात आती है तो डेफिनेटली वहाँ ये सोर्सेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया जैसे कि सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल होते हैं वो किसी जो पर्सन किसी और ने कलेक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव अलग था, अब उसमें से आप वो डेटा यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए सूटेबल है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो कितने रिलायबल है। तो उनकी रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने कलेक्ट किया है और उसने कौन सा मेथड यूज़ किया है, किस टाइम पीरियड में यूज़ किया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमने उस टाइम में पढ़े थे, बट इतना यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वो डेटा एज इट इज़ हमारे लिए सूटेबल, पूरी की पूरी डेटा हम एज इट इज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, उनका अलग है, उन्होंने मेथड, तो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। एक डेटा मान लो इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, एक डेटा लोकल न्यूज़पेपर का है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा ज़्यादा रिलायबल होगा, तो इसलिए एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि आपको एजेंसीज और सोर्सेज को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन से एजेंसी है, उसकी क्या रिलायबिलिटी है, और उसके बाद में फिर डेटा लेना है। और जब आपका डेटा ऑथेंटिक होगा तो डेफिनेटली आपकी डेटा की रिलायबिलिटी अच्छी होगी, और जब डेटा रिलायबल होगा तो डेफिनेटली आपका जो इंडेक्स आप जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। यस और नो? यस सर। अब पहले तो आपको ये पॉइंट याद करने हैं, फिर उसके बाद में इनकी डिटेल को याद करने के लिए आप रीडिंग लगाइए और उनमें बस कीवर्ड्स कर लीजिए, उनको रटना नहीं है। अब जो इनकी डिटेल है ना, बेसिकली इसका क्वेश्चन आता है थ्योरी का, तो आप इस डिटेल को क्या करिए, जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स बताए वैसे वैसे याद कर लो, रटने की ज़रूरत है नहीं। तो पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए, कीवर्ड्स मैंने बताए ही हैं, फिर उसके बाद में और रिविजन्स और हम करते रहेंगे। तो बताओ इस टॉपिक में कोई डाउट है क्या, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर।